गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्लासिफिकेशन। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग कई सालों के रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने पहली बार सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया है 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को अक्रॉस इंडिया। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स बेसिकली एक समय पर क्रिमिनल ट्राइब्स जो है वो लेबल की गई थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1924 के द्वारा, और उसको जो है 1949 में रिपील किया गया था। लेकिन कई कमीशंस बिठाए गए, कलेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, रेनके कमीशन, इदात कमीशन, लेकिन सब जो है वो फेल हो गए फुली क्लासीफाई करने को इन कम्युनिटीज़ को। और उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई अंडर नीति आयोग 2019 में, जिसको टास्क दिया गया है कि एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन की जाए। तो जो है कमेटी ने या इस स्टडी ने क्या पाया है, इस स्टडी में पाया गया है कि जिन ट्राइब्स को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करना था वो टोटल मिलाकर 268 हैं, और इनको जो है 179 कम्युनिटीज़ को जो है SC ST या OBC के अंदर ही जो है वो इंक्लूड किया हुआ है ताकि रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिल सके। इन ग्रुप्स को जो है बाकी कम्युनिटीज़ को जो है इन लगभग 63 जो कम्युनिटीज़ हैं ऐसे, वो अनट्रेसेबल हैं क्योंकि वो अपने या तो नाम बदल चुकी हैं या वो माइग्रेट हो चुकी हैं। तो इस क्लासिफिकेशन से जो है वो कई तरह के रिजर्वेशन और स्पेशल स्टेटस पर पॉलिटिकल और लीगल जो है वो इम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम रिजर्वेशन और वेलफेयर पॉलिसीज़ के बारे में देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस डिसीजन से, तो इस क्लासिफिकेशन से जो है वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं वो एक्सेस ले पाएंगी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का, जो अदरवाइज सिर्फ SC ST और OBCs के लिए रिजर्व्ड हैं। और इस मूव से जो है वो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं कि दो तरह के कॉम्पीटिंग व्यूज़ आ रहे हैं। पहले व्यू तो क्या कह रहे हैं कि लीगल रिकॉग्निशन दो इन ट्राइब्स को, और इनको जो है फिर एजुकेशन, जॉब्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो है वो इंश्योरेंस मिले। ठीक है। दूसरा जो है वो व्यू ये कह रहा है कि इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को अपनी अलग क्लासिफिकेशन दो, जैसे SC STs को दी हुई है, और इनको फिर मर्ज मत करो किसी और कैटेगरी में। ठीक है। तो चैलेंजेस ये क्या हैं, एक्टिविस्ट जो हैं उनका कहना है कि इस क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है, और जो है उससे वो डर रहे हैं कि कहीं जो है रिजर्वेशन जो है वो डाइल्यूट ना हो जाए इनको भी इंक्लूड करके। तो कई कमीशंस ने जो है वो एडवोकेट किया है कि जो है क्लासिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत स्लो रही है, तो जो वेलफेयर बेनिफिट्स है वो सही से नहीं मिल पाए हैं इन ट्राइब्स को। और अर्लियर सेंसस डेटा भी जो है वो उसने भी कई ऐसी ट्राइब्स जो हैं उनको कैटेगराइज कर लिया था एज कास्ट्स। उससे वैसा कन्फ्यूजन हो गया कि वो क्या उनकी आइडेंटिटी या लीगल स्टेटस है। ठीक है। तो कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस को भी रिव्यू कर रही है एक फ़ाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले, जो गवर्नमेंट को वो सबमिट करेगी। तो अगर सब जो है रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक ईजियर पाथवे आ जाएगा कि वो इन ट्राइब्स को रिजर्वेशन लिस्ट में डाल सकें। न्यू वेलफेयर पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सकेंगी ताकि सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ जो फेस की जा रही हैं इन कम्युनिटीज़ द्वारा उनको एड्रेस किया जा सके। और एक डिबेट जो है वो जो है वो हो रही है कि क्या सेपरेट कैटेगरी जो है वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स की बनाई जाए ताकि जो है वो उनको बेनिफिट्स मिल सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग अ, कई तरह का जो है वो एक लंबा डिक्लाइन था लर्निंग लॉसेस का कोविड के टाइम पर, लेकिन अब मॉडेस्ट रिकवरी देखने को मिली है हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। तो ये रिपोर्ट होती क्या है, एक एनुअल सिटीजन्स लेड सर्वे होता है ये, जिसमें रिलायबल एस्टिमेट मिलता है चिल्ड्रन के स्कूलिंग का और लर्निंग लेवल्स का रूरल इंडिया में,
इसको एनजीओ प्रथम जो है वो साल 2005 से जो है वो पब्लिश करता है हर साल, लेकिन 2016 से जो है इसको अल्टरनेट ईयर मॉडल जो है वो बना दिया गया। तो बेसिक जो AAS-ER सर्वे होता है, उसमें जो चिल्ड्रन की एनरोलमेंट होती है 3 से 16 के बीच, उसको ट्रैक किया जाता है। और बेसिक रीडिंग और अरिथमेटिक जो है चिल्ड्रन का 5 से 16 के बीच एज में, उसको भी ट्रैक किया जाता है। तो इस बार की अगर हम हाईलाइट देखें तो देखा जा रहा है कि पैंडमिक के टाइम पर एक बिग जंप देखने को मिला था गवर्नमेंट स्कूल के एनरोलमेंट में। प्राइवेट स्कूल की भी एनरोलमेंट जो है वो स्टेडली राइज हो रही है 2006 से ही रूरल इंडिया में। और रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ फुल रिकवरी नहीं हुई है पैंडमिक इंड्यूस्ड लर्निंग लॉस से, बल्कि जो प्राइमरी ग्रेड्स हैं उनमें जो लर्निंग लेवल्स हैं वो हायर हो चुके हैं दैन पास्ट लेवल्स इन सम केसेस। ठीक है। ऐसे ही देखा गया है कि 82% ऑफ चिल्ड्रन जो है 14 से 16 के एज ग्रुप के जो है उनको स्मार्टफोन यूज़ करना आ चुका है। दोनों टीचर और स्टूडेंट जो है उनकी अटेंडेंस गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में इंक्रीज़ हुई है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UNRWA। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसराइल के जो एम्बेसडर हैं यूएन को में, उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो अब कॉपरेट नहीं करेगा यूएन के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के साथ। तो ये UNRWA है क्या? एक यूएन एजेंसी है जो रिलीफ और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के उनके साथ वो सपोर्ट करती है। यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1949 में से बनाया था ताकि रिलीफ, हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज जो हैं वो पैलेस्टीनियंस को दी जा सकें। जनरल असेंबली ने रिपीटेडली रिन्यू किया है UNRWA के मैंडेट को, और अभी 2026 तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका ओरिजिनली हेडक्वार्टर जो है वो बैरूत में था, मतलब लेबनान में, लेकिन बाद में वियना में इसको मूव कर दिया गया ऑस्ट्रिया में 1978 में। तो इसमें जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ, सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सर्विसेज जब डायरेक्टली दी जाती हैं। माइक्रो फाइनेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस, 5 मिलियन रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को ये सपोर्ट करती है। ठीक है। और इसको एंटायरली जो है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो UN मेंबर स्टेट्स के द्वारा आते हैं, उनसे ही जो है वो फंड किया जाता है। और ये सिर्फ UN जनरल असेंबली को ही रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्टेरॉयड। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 14 साल का लड़का नोएडा का, उससे रिकग्निशन मिला है नासा से, क्योंकि उसने प्रोविजनल डिस्कवरी की है एक एस्टेरॉयड की जिसका नाम है 2023 OG40। तो ये एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये रॉकी रेमनेंट्स हैं, मटेरियल लेफ्ट ओवर हैं फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सन को ही ऑर्बिट करते हैं एलिप्टिकल सर्कल्स में और रोटेट करते रहते हैं इरेटिकली। मेजॉरिटी ऑफ एस्टेरॉयड जो है वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि रीजन है बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, वहाँ पर ही लोकेटेड है। लेकिन कई अदर प्लेसेस पर भी एस्टेरॉयड्स होते हैं, जैसे कि कुछ एस्टेरॉयड्स जो हैं वो ऑर्बिटल पाथ्स ऑफ प्लैनेट्स को भी फॉलो करते हैं। एस्टेरॉयड जो है वो कुइपर बेल्ट में भी पाए जाते हैं, और ये एस्टेरॉयड्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं सन को जो लाइक प्लैनेट्स, बट ये प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। लगभग 150 से भी ज़्यादा एस्टेरॉयड जो है वो एक उनका अपना एक मून भी होता है, स्मॉल कंपेनियन भी होता है, और ये बाइनरी एस्टेरॉयड्स भी होते हैं, मतलब दो रॉकी बॉडीज़ जो लगभग सेम साइज़ की हैं वो एक दूसरे को भी ऑर्बिट कर रही होती हैं। ठीक है। ऐसे ही ट्रिपल एस्टेरॉयड सिस्टम्स भी होते हैं। तो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट क्या है? नासा का एक प्रोजेक्ट है ये, जिसमें सिटीजन साइंस प्रोग्राम को जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और मतलब कि पार्टिसिपेंट्स को एस्टेरॉयड्स डिस्कवर करने दिया जाता है यूजिंग सॉफ्टवेयर और डेटा सेट्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो कि अदरवाइज रिच है बायोडाइवर्सिटी से, वो ग्रोइंग फिनोमिना ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम से जो है वो ग्रैपल कर रही है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या होते हैं? कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो वाटर बॉडीज़ में जो एल्गी की ग्रोथ को इंटेंसिफाई कर देते हैं, उसको हम जो है कहते हैं कि उसकी वजह से एल्गी जो है वो ब्लूम हो गया, मतलब ज़्यादा एल्गी उग रही है। तो एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ जो है वो विजिबल हो जाती है फिर नेकेड आई को, और ये ग्रीन, ब्लू ग्रीन, रेड या ब्राउन किसी भी तरह की हो सकती है डिपेंडिंग ऑफ कि कौन सा टाइप ऑफ एल्गी है। एल्गल ब्लूम्स जो है वो फ्रेश, मरीन और ब्रैकिश वाटर्स में पाए जाते हैं, लेकिन सभी एल्गल ब्लूम्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। ब्लूम्स जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को हार्म कर सकते हैं, लेकिन और ह्यूमन हेल्थ को भी जो है वो हार्म कर सकते हैं। तो ये
हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कैसे होते हैं? तो बेसिकली जो वार्म वाटर जो टेम्परेचर का होता है, वार्म वाटर टेम्परेचर होता है जो समर में, और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब आते हैं फर्टिलाइजर्स में या सीवेज वेस्ट से, उससे जो है ये ट्रिगर हो जाते हैं जो है पानी में। और इससे क्या इम्पैक्ट आता है? हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये, जिसकी वजह से एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती है मोस्ट वर्टिब्रेट्स में। ये डैमेज कर देते हैं एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये ऑक्सीजन सारी जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं वाटर की, ठीक है? उसकी वजह से जो है फ़िश के लिए ऑक्सीजन नहीं बचती है पानी में। और ये जो वाटर के सरफेस पर जब ये ब्लूम हो जाते हैं तो उससे सनलाइट भी ब्लॉक हो जाती है, तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वो सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती है वाटर में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेजिम डांस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली लेजिम डांस जो है एक अपकमिंग बॉलीवुड मूवी में जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है महाराष्ट्र में। तो ये लेजिम डांस एक फोक डांस है महाराष्ट्र का। इसका नाम जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो वुडन स्टिक यूज़ किया जाता है जिंगलिंग सिम्बल्स के साथ, उसको उसके नाम पर इसका नाम रखा गया इस डांस का। और ये डांस जो है वो ढोल या ढलगी उसके साथ किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब गणेश चतुर्थी या गणेश प्रोसेशंस निकलते हैं तभी ये परफॉर्म किया जाता है रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज की तरह। कोई इसमें विंड्स या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अकम्पनी नहीं किए जाते हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज पर वो मूवी है, जो कि एल्डेस्ट सन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो और वो एक ब्लडी सक्सेशन बैटल के थ्रू ही जो है पावर में आए थे अपने हाफ ब्रदर के साथ लड़ने के बाद, जिनका नाम राजा राम था 1681 में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 ने कहा है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ 39,725 बर्ड्स जो हैं, जो कि 106 स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, वो साइट किए गए हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और एडजॉइनिंग वेटलैंड्स में, ठीक है? तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता क्या है? तो ये एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर बर्ड्स को वर्ल्ड वाइड। इसको एनुअली कंडक्ट किया जाता है ताकि जो पॉपुलेशन ऑफ वाटर बर्ड्स है एशियन रीजन में जो है वो उसको जो है मॉनिटर किया जा सके। और ये पार्ट है ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस का, जो वेटलैंड इंटरनेशनल कंडक्ट करती है। 1987 में इसे इनिशिएट किया गया था ताकि मेजर रीजन्स ऑफ एशिया को कंडक्ट जो है कवर किया जा सके। और इंडिया में इसको कंडक्ट कौन करता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्ली जनवरी में। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है? एक एनजीओ है इंडिया का, जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी ये पार्टनर है इंडिया में। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is denotified tribes classification. This topic is important for your social issues. So after 3 years of extensive research, the Anthropological Survey of India and Tribal Research Institutes have for the first time systematically categorized 268 denotified semi-nomadic and nomadic tribes across India. So these denotified tribes were basically once labeled as criminal by the British government under the Criminal Tribes Act of 1924, and only after India got independent in 1947, we got this act repealed in 1949. Okay, so since then, various commissions, including the Alelkar Commission, Mandal Commission, Renke Commission, Idat Commission, they have attempted to fully classify these communities, but they have failed. So, Indian government, that's why formed a special committee under Niti Aayog in 2019, gave them the task of ethnographic classification of these tribes. Okay, so what are the key findings of the study? So 268 communities have been classified for the first time, and 179 out of these communities have been recommended for SC, ST, and OBC inclusion so as to provide them with reservation benefits. 63 communities have been found untraceable. Maybe those groups have merged themselves with other communities or changed their names or migrated. Okay, so this classification has sparked debates whether they about the reservation and other special status that would be given to these communities. So with this classification, denotifieds would now be able to access uh, uh,
government welfare schemes reserved for the SC, ST, and OBC. But of course, it depends upon what the government would take, how what decision the government would take. But this move has also raised political concerns. There are two competing views within the denotified communities development and welfare boards. First view says that we need to ensure access to education, jobs, and social welfare schemes for them, and provide them with legal recognition and identity to these communities. So, the second view is that these denotified tribes should have their own classification, similar to SCs and STs, rather than being merged into existing categories. So, what are the challenges and concerns? Activists are questioning the basis of the classification. They are also fearing that it may impact the existing reservation structures, okay, and it will dilute those structures. So, government action has been slow, and the welfare benefits have been denied to them as of now. And even earlier census data mistakenly categorized some of these tribes as castes, which created confusion over their identity and legal status. So currently, the committee is reviewing its own recommendations before preparing a final report to the government. So, if the recommendations are accepted, then state governments will have an easier pathway to include these tribes in reservation lists, and new welfare policies could be introduced to address the socioeconomic inequalities which have been faced by these communities. This debate is also there on whether a separate category for denotified tribes will be created. Okay, so the next topic is Annual Status of Education Report 2024. This topic is important for your governance section and also your social issues. So after a prolonged decline due to learning losses during the COVID-19 pandemic, there has been a modest recovery in foundational literacy and numeracy among school students. So, what is annual status of education report? So, this is an annual citizen-led survey which provides reliable estimates of children's schooling and learning levels in rural India. So, it is published by the Pratham NGO. And this survey is conducted every year since 2005, but in 2016 this survey switched to an alternate year model. Okay, so the basic ASCR survey tracks enrollment for children aged 3 to 16 years. Okay, and it also addresses basic reading and arithmetic of children aged 5 to 16. So what are the highlights of this year's survey? Basically last year's survey. So during the pandemic years, there was a big jump in government school enrollment. Even the private school enrollment has been steadily rising since 2006 in rural India. And this survey has also reported that not only there has been full recovery from the pandemic induced learning loss, in fact, the learning levels in the primary grades are now higher than the past levels in many cases. Okay. Uh, More than 82% of children in 14 to 16 age group know how to use a smartphone. Uh, the data in the report also shows that both teacher and student attendance in government elementary schools has increased. So the next topic is UNRWA. This topic is important for your international relations. So Israel's ambassador to the UN has recently announced that Israel will cease cooperation with the UN Relief and Works Agency called the UNRWA. So it's a UN agency which supports relief and human development of Palestinian refugees. It was established by UN General Assembly in December 1949 to provide relief, health, and education services for Palestinians. So, in the absence of a solution to the Palestine refugee problem, the General Assembly has repeatedly renewed its mandate, and most recently it has been extended to June 2026. It was originally headquartered in Beirut, that is in Lebanon, but now it has been moved to Vienna, Austria in 1978. Its services encompass education, healthcare, relief, social services, camp infrastructure improvement, microfinance, and emergency assistance, including in the times of conflict. It supports more than 5 million registered Palestinian refugees. It is funded almost entirely by the voluntary contributions from the UN member states, and it reports only to the UN General Assembly. Okay. So the next topic is asteroid. This topic is important for your science and tech section. So a 14-year-old boy from Noida has earned recognition from NASA for his provisional discovery of an asteroid which is currently labeled as 2023 OG40. So what are asteroids? So these are called minor planets,
and they are the rocky remnants of material left over from the formation of our solar system. They orbit the sun, and they are highly flattened or elliptic circles. They often rotate erratically. The majority of asteroids originate from the main asteroid belt, which is the region between orbits of Mars and Jupiter. Asteroids are also found in other places too. For example, some asteroids are found in the orbital path of planets. Asteroids are also found in the Kuiper belt, which is a region of icy bodies which orbit the sun beyond Neptune. Although asteroids orbit the sun like planets, they are also very small than planets. More than 150 asteroids are known to have a small companion called Moon. Uh, have a small companion like Moon, and they're also binary. There are also binary asteroids, that is double asteroids, in which two rocky bodies of roughly equal size orbit each other. Similarly, we have triple asteroid systems as well. So, what is the International Asteroid Discovery Project? So, it's a program which is affiliated with NASA's International Astronomical Search Collaboration, and it's a citizen-led or citizen science program which lets participants to discover asteroids using software and data sets. Okay. So the next topic is harmful algal blooms. Topic environment. This topic is important for your environment section. So India's coastline, which is rich in biodiversity, is grappling with a growing phenomena of harmful algal blooms. So what is harmful algal blooms? So certain environmental conditions in water bodies can intensify algae growth, and then this excessive algal growth becomes visible to the naked eye, and it can be green, blue-green, red, or brown, depending on the type of algae. So algal blooms can happen in fresh, marine, and brackish water. Not all algal blooms are harmful. Blooms with the potential to harm aquatic systems and human health are referred to as harmful algal blooms. So why do they occur? So certain environmental conditions like warmer water temperatures in the summer and excessive nutrient flow from fertilizers or sewage waste, which is brought by runoff to the water, trigger these harmful algal blooms. So these what are the impacts of the harmful algal blooms? So they produce toxins which can result in acute or chronic disease in most vertebrates, depending on the type of toxin and amount of toxin absorbed. They can damage the environment by depleting the oxygen in the water, which can kill fish and other living creatures. So harmful algal blooms, uh, they bloom near the water surface, and they can also block sunlight from reaching organisms deeper in the water. Okay. So the next topic is lesbian dance. This topic is important for your art and culture section. So recently a scene of lesbian dance which appeared in a Bollywood movie, and it has led to a controversy in Maharashtra. So what is lesbian dance? It's a folk dance from the state of Maharashtra. It has gotten its name after a musical instrument, which is a unique wooden stick and jingling cymbals attached to it, which dancers carry while performing the dance. The dance is accompanied by a dhol or dhalgi. It is primarily used in the Ganesha procession. You may have seen it on TV also. So lesbian dance is a rigorous physical exercise in which the formations are in twos and fours, and sometimes even a circle. There are no winds or string instruments accompanying it. Okay, so this movie is based upon Chhatrapati Sambhaji Maharaj, who was the eldest son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He came to power following a bloody succession battle with his half brother Raja Ram in 1681. Okay. So the next topic is Asian waterbird census. This topic is important for your environment section. So as per the Asian waterbird census of 2025, a record number of 39,725 birds belonging to 106 species have been sighted in the Korenga Wildlife Sanctuary and adjoining wetlands. So what is Asian Waterbird Census? It's a citizen science program which supports the conservation and management of wetlands and water birds worldwide. It is conducted annually to monitor the population of water birds in the Asian region, and it is part of the global international waterbird census, which is coordinated by the Wetlands International. So it was initiated in 1987, and it has grown rapidly to cover major regions of Asia from Afghanistan eastward to Japan, Southeast Asia, and Australasia.
Okay, it is in India. It is conducted under the aegis of Bombay Natural History Society and the Institute of India in early January. So, what is Bombay Natural History Society? It's a non-governmental organization in India engaged in conservation and biodiversity research. It has been designated as a scientific and industrial research organization by the Department of Science and Technology. It is also the partner of BirdLife International in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.